ये कहानी एक ऐसे समाज की पृष्ठभूमि में घटती है जहां लोग अपने कर्मों को छोटा समझते हैं पर परिणामों को भाग्य का खेल मान लेते हैं। कहानी का मूल भाव यही है कि इंसान चाहे कितना भी चालाक, ताकतवर या अमीर क्यों ना हो जाए, उसके कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। समय भले ही लगे, लेकिन कर्मों का फल लौटकर जरूर आता है। इस कहानी का नायक रमेश नाम का व्यक्ति है, जो बचपन से ही तेज दिमाग वाला लेकिन स्वार्थी स्वभाव का था। वह दूसरों की मजबूरी को अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने में कभी नहीं हिचकता था। उसे लगता था कि दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी और जो चालाक है वही जीतेगा। रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता ईमानदार किसान थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। पिता हमेशा रमेश को सिखाते थे कि मेहनत और सच्चाई ही इंसान की असली पूंजी होती है, लेकिन रमेश इन बातों को पुरानी सोच मानता था। उसे लगता था कि ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में तो वही आगे बढ़ता है जो दूसरों को इस्तेमाल करना जानता हो। बचपन में ही वह अपने दोस्तों को धोखे से उनके हिस्से का खेल जीत लेता, झूठ बोलकर अध्यापकों की सहानुभूति पा लेता और कमजोर बच्चों को डराकर अपना काम निकलवाता। समय के साथ रमेश बड़ा हुआ और शहर जाकर नौकरी करने लगा। शुरुआत में उसने एक छोटी सी कंपनी में काम किया, लेकिन वहां भी उसकी आदतें नहीं बदली। वह अपने सीनियर्स की चापलूसी करता, सहकर्मियों का श्रेय चुरा लेता और दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता ताकि खुद अच्छा साबित हो सके। कुछ ही वर्षों में वह पदोन्नति पाकर एक ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसे लगने लगा कि उसकी चालें हमेशा काम करती रहेंगी और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रमेश ने शादी भी एक स्वार्थी सोच के साथ की। उसने एक सीधी सादी संस्कारी लड़की से विवाह किया, क्योंकि उसे लगा कि ऐसी पत्नी उसके लिए हमेशा चुपचाप सब सहती रहेगी। पत्नी ने शुरू में रमेश की हर बात मानी, उसके घर और करियर दोनों को संभालने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने कभी उसके त्याग और प्रेम की कदर नहीं की। वह उसे कमजोर समझता और अक्सर ताने मारता। धीरे धीरे रमेश का व्यवहार और कठोर होता चला गया। उसे पैसों और रुतबे का घमंड होने लगा। ऑफिस में उसने कई गलत फैसले लिए, जिनसे कंपनी को फायदा तो हुआ, लेकिन अनैतिक तरीकों से। उसने रिश्वत, धोखाधड़ी और झूठ का सहारा लिया। उसे लगता था कि सब कुछ उसकी पकड़ में है। जो लोग ईमानदारी से काम करते थे, उन्हें वह मूर्ख समझता था। कई बार किसी कर्मचारी को बिना वजह नौकरी से निकलवा देता, किसी की मेहनत का श्रेय खुद ले लेता और किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते में काम करवा लेता। समय बीतता गया और रमेश ने खूब पैसा कमाया। उसने बड़ा घर, गाड़ी और समाज में ऊंची पहचान बना ली। गांव में लोग उसके नाम से प्रभावित होते थे। कुछ लोग उसे आदर्श मानते थे क्योंकि उन्हें उसके कर्मों की सच्चाई पता नहीं थी। रमेश को यह सब देखकर और भी अहंकार होने लगा। वह अपने माता पिता को भी तुच्छ समझने लगा, जो सादगी से जीवन जीते थे। पिता की मृत्यु के बाद उसने मां की भी ठीक से देखभाल नहीं की और उन्हें गांव में ही छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे रमेश के कर्म उसके सामने आने लगे। ऑफिस में जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वही लोग किसी न किसी रूप में उसके सामने खड़े होने लगे। एक दिन कंपनी में बड़ा घोटाला सामने आया। शुरुआत में रमेश को लगा कि वह हमेशा की तरह बच निकलेगा, लेकिन इस बार हालात अलग थे। जिन कर्मचारियों को उसने कभी अपमानित किया था, उन्होंने सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। सबूत जमा हो चुके थे और रमेश पर आरोप लगने लगे। घर की स्थिति भी बिगड़ने लगी। पत्नी, जिसने सालों तक चुप रहकर सब सहा था, अब टूट चुकी थी। उसने रमेश से साफ कह दिया कि उसे इस रिश्ते में सिर्फ दर्द और अपमान मिला है। रमेश को पहली बार महसूस हुआ कि उसका घर भी उससे दूर हो रहा है। समाज में भी लोग उसे कतराने लगे। जिन दोस्तों के साथ वह अपनी सफलता का जश्न मनाता था, वे धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि मुश्किल समय में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। रमेश ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हालात संभल जाए। उसने पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जिन लोगों को उसने कभी इस्तेमाल किया था, वे अब उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। कोर्ट कचहरी के चक्कर, बदनामी और आर्थिक नुकसान ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। एक दिन वह गांव लौटा, जहां उसकी मां अकेली रहती थी। मां ने बेटे को इस हालत में देखा तो दुखी जरूर हुई, लेकिन फिर भी उसे अपनाया। मां की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी पीड़ा थी। मां ने उसे समझाया कि इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं, तो एक दिन वही बुराई किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आती है।
माँ की बातें रमेश के दिल को छू गईं। पहली बार उसे अपने के पर शर्म महसूस हुई। रमेश ने अपने जीवन पर गंभीरता से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसने रिश्तों, सच्चाई और इंसानियत की कोई कद्र नहीं की। उसने हमेशा सिर्फ अपना फायदा देखा। अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया था, तब उसे कर्मों का असली अर्थ समझ में आया। उसने तय किया कि चाहे देर हो चुकी हो, लेकिन वह अब अपनी सोच और जीवन दोनों बदलने की कोशिश करेगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां रमेश अपने टूटे हुए अहंकार और बदले हुए मन के साथ गांव में नई शुरुआत करने का प्रयास करता है। अब वह वही इंसान नहीं रहा था जो कभी दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझता था। जीवन ने उसे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, वहां उसके पास खोने को बहुत कुछ नहीं था, लेकिन सीखने को बहुत था। माँ की सेवा करते हुए, गांव की मिट्टी में फिर से कदम जमाते हुए उसे पहली बार सच्ची शांति का अनुभव होने लगा। सुबह सुबह खेतों में जाती हवा, पक्षियों की आवाज और मेहनतकश लोगों की सादगी उसे अपने बीते जीवन की खोखली चमक से कहीं अधिक सच्ची लगने लगी। हालांकि बदलाव का रास्ता आसान नहीं था। गांव के लोग उसे शक की निगाह से देखते थे। उन्हें याद था कि कैसे रमेश शहर जाकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था और कैसे उसने कभी पलटकर गांव की सुध नहीं ली थी। कुछ लोग उसके सामने मीठा बोलते, लेकिन पीछे से उसके पुराने कर्मों की चर्चा करते। रमेश यह सब सुनता था, लेकिन अब उसे बुरा नहीं लगता था। उसे लगता था कि यह उसके कर्मों का ही फल है, जिसे उसे चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ रमेश ने गांव के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कभी किसी किसान की मदद कर देता, कभी किसी बच्चे को पढ़ा देता, कभी बुजुर्गों की दवाइयां लाकर दे देता। पहले वह यह सब दिखावे के लिए करता था ताकि लोग उसकी छवि बदलती हुई देखें, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर से यह भावना निकलने लगी। अब वह बिना किसी उम्मीद के मदद करने लगा। यही वह मोड़ था जहां उसका परिवर्तन सच्चा होने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गांव का एक साहूकार गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीन हड़पने की फिराक में था। पहले रमेश होता तो शायद ऐसे आदमी के साथ मिलकर अपना फायदा देखता, लेकिन अब उसने किसानों के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। उसने अपने पुराने अनुभव और समझ का इस्तेमाल करते हुए किसानों को कानूनी रास्ते बताए, हिसाब किताब समझाया और उन्हें संगठित किया। यह देखकर गांव वाले चकित रह गए। उन्हें रमेश का यह रूप नया और भरोसेमंद लगने लगा। इस संघर्ष के दौरान रमेश को कई बार डर भी लगा। साहूकार ने उसे धमकियां दी, पुराने रिश्तों का हवाला दिया और लालच भी दिया, लेकिन रमेश इस बार डगमगाया नहीं। उसे याद था कि कैसे उसने अपने स्वार्थ के कारण दूसरों का नुकसान किया था और उसका परिणाम कितना भयानक था। अब वह किसी भी कीमत पर फिर से वही गलती नहीं करना चाहता था। अंततः किसानों की जीत हुई और साहूकार को पीछे हटना पड़ा। यह घटना रमेश के जीवन का एक बड़ा मोड़ बन गई। धीरे धीरे गांव में रमेश की छवि बदलने लगी। लोग अब उसे शक की जगह सम्मान से देखने लगे। बच्चे उससे खुलकर बात करने लगे, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देने लगे। माँ के चेहरे पर भी एक अलग ही संतोष झलकने लगा। माँ को लगता था कि उसका बेटा देर से ही सही, लेकिन सही रास्ते पर आ गया है। रमेश को अब समझ में आने लगा था कि असली इज्जत डर या पैसे से नहीं, बल्कि सही कर्मों से मिलती है। इसी बीच शहर से एक खबर आई। रमेश की पुरानी कंपनी पूरी तरह बंद हो चुकी थी और जिन लोगों ने गलत तरीके अपनाए थे, उन्हें सजा मिल चुकी थी। रमेश ने यह खबर सुनी तो उसके मन में कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे अपने पुराने साथियों के लिए दुख हुआ। उसने महसूस किया कि अगर उसने समय रहते अपनी सोच न बदली होती तो शायद उसका अंजाम भी वैसा ही होता। रमेश की पत्नी भी कुछ समय बाद गांव आई। उनके बीच रिश्ते में बहुत कड़वाहट और चुप्पी थी। दोनों ने बहुत कुछ खोया था। रमेश ने बिना किसी बहाने या सफाई के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि वह यह उम्मीद नहीं करता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन वह सच में बदल चुका है। पत्नी ने उसकी आंखों में पश्चाताप और सच्चाई देखी। उसने तुरंत कोई वादा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर यह बदलाव सच्चा है तो समय सब कुछ तय कर देगा। समय बीतने लगा। रमेश अब छोटे स्तर पर एक ईमानदार काम करने लगा था। कम आमदनी थी, लेकिन मन शांत था। वह रोज अपने कर्मों को परखता, सोचता कि कहीं वह फिर से स्वार्थ के रास्ते पर तो नहीं जा रहा। उसे अब यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि हर छोटा कर्म भी भविष्य की नींव रखता है। इंसान जो बीज बोता है वही फल बनकर लौटता है। एक दिन गांव में एक सभा